देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर रजत जयंती रैतिक परेड का आयोजन किया गया है। पुलिस लाइन में हुए इस समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य का सपना साकार किया और उत्तराखंड राज्य के 25 साल का सफर शानदार रहा। हमारी सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही सीएम ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर कार्रवाई भी करने की बात कही है। सम्मान समारोह में 8 लोगों को राज्य गौरव सम्मान से सम्मानित भी किया गया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। एक संकल्प के साथ काम कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। डेमोग्राफी चेंज को लेकर भी सरकार सतर्क है। ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड के 25 साल का सफर शानदार, सीएम की तरफ से कहा गया। हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और उनके सपनों को साकार करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पिछले करीब 4.5 वर्षों में हमारे प्रदेश ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, वो इसका साक्षात प्रमाण है। आज हमारे प्रदेश ने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.69% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। साथ ही आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराने में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। रजत जयंती वर्ष के अवसर पर पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित रजत उत्सव कृषक सम्मेलन में सीएम धामी शामिल हुए और सीएम धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में किसानों की अहम भूमिका है। कार्यक्रम में पहुंचने पर किसानों ने मुख्यमंत्री का फूल बरसाकर और फल सब्जियों की टोकरी भेंट करके स्वागत किया। बदले में सीएम धामी ने भी किसानों पर फूल बरसाए। 25वीं जयंती पर ये हमारे राज्य की स्थापना का रजत उत्सव चल रहा है। 25 साल पूरे हुए हैं। इस राज्य को आगे बढ़ाने में हमारे किसान भाइयों का, अन्नदाताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किसान भाई अनेक क्षेत्रों में आज नवाचार कर रहे हैं, अनेक प्रकार के नई कृषि के कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान कृषि में हो रहे हैं। किसानों की आय दुगनी हो, किसान हर क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी ये अवसर है। और राज्य की तरफ से हम सब जहां 25 सालों के सफर में उनको मिलकर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं, वहीं अगले 25 साल राज्य के स्वर्णिम 25 साल हों, स्वर्णिम उत्तराखंड हो, उसका संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे किसान भाई भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। किसान हमारा अन्नदाता है। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और जहां देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान की चिंता करते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले तीसरी बार उन्होंने किसी पत्रावली पर साइन किए तो किसान सम्मान निधि की थी। देहरादून के एफआरआई में 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर कार्यक्रम है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि पीएम मोदी के आने से उत्तराखंड में जोश है, खुशी है। पीएम मोदी का उत्तराखंड से गहरा नाता है। यहाँ की माताएं बहनें भी उनसे अपना खास रिश्ता मानती हैं। रजत जयंती वर्ष है। प्रधानमंत्री जी 9 नवंबर को हमारे रजत जयंती समारोह में रजत वर्ष पर यहाँ पर आ रहे हैं और उनके आने से पूरे उत्तराखंड वासियों में अपार जोश है, खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी भी उनको अपने परिवार की सदस्य की तरह मानता है। यहाँ की माताएं बहनें अपने भाई, अपने बेटे की तरह
उनसे रिश्ता मानती हैं। देहरादून में राज्य स्थापना की रजत जयंती पर कार्यक्रम हो रहा है और निनाद उत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया है। सीएम ने कहा कि 25 सालों में कई विकास काम हुए हैं। सीएम ने ये भी कहा है कि विकास के साथ संस्कृति की जड़ों को भी मजबूत करना जरूरी है। हमारे जागर, झोड़ा, चांचरी, हुड़का और रणभेरी ये केवल कलात्मक अभिव्यक्तियां नहीं बल्कि ये हमारी आत्मा है। निनाद जैसे आयोजन हमें अपनी उसी मूल से जोड़ते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि आधुनिक विकास के साथ साथ संस्कृति की जड़ों को मजबूत रखना भी बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। विकासनगर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पचवादून में एक बार फिर से अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। तहसील प्रशासन की टीम ने 7 जगहों पर सरकारी और गोल्डन फॉरेस्ट की 10 बीघा जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया है। विकासनगर के झाझरा और ईस्ट हाफ टाउन में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण काम की शिकायत पर प्रशासन की टीम ने एक्शन लिया और बुलडोजर से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। कुछ स्थानों पे आज जो है तहसील प्रशासन द्वारा कुछ लोगों द्वारा जो अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए थे, बाउंड्री वॉल की गई थी, उनको ध्वस्त किया गया है। ऐसे ही ईस्ट ऑफ टाउन और झाझरा में लगभग आज 7 जगह पर अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर जो है लगभग 8 से 10 बीघा भूमि को अवैध अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। रुड़की में मंगलौर के लिपरहेड़ी गांव में गुरुवार की रात को 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी पर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पथराव हुआ। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत भी कराया है। पुलिस का कहना है बच्चों के बीच शुरू हुए विवाद में बड़े भी कूद गए और दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई है। फिलहाल मामला शांत है। कल उसमें थोड़ा विवाद बढ़ा, बच्चों के झगड़े में बड़े लोग भी इन्वॉल्व हुए, तो दोनों परिवारों में आपस में पत्थरबाजी वाली घटना भी हुई। तो पुलिस हमारी इमीडिएट वहाँ पर हमारे SHO पहुँचे, फिर हम लोग भी गए थे। तो मामला इमीडिएट मुझे लगता है 10-15 मिनट में शांत हो गया था। उत्तरकाशी में शुक्रवार सुबह मानपुर के पास एक कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी महिला से टकरा गया। हादसे में महिला की मौत हो गई है। हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आया। इसमें देखा जा सकता है मोड़ पर अचानक गाड़ी अनियंत्रित हो गई और गाड़ी पहले महिला से टकराई, फिर सड़क की रेलिंग को तोड़ दिया। हादसे के बाद जैसे ड्राइवर ने उतरकर नज़ारे को देखा तो खुद अपने आप से काफ़ी निराश नजर आया। हादसे में जिस महिला की मौत हुई उसका नाम रेखा देवी बताया जा रहा है और अलैथ गांव की वो रहने वाली है। राशन चोरी का आरोप वैसे तो अभी तक राशन डीलर्स पर ही लगता आया है, लेकिन जब से राशन गोदामों से सीधे डीलर्स के पास राशन पहुंचना शुरू हुआ, गोदामों में घटतौली का मुद्दा गर्म हो गया। देखिए उत्तराखंड में 9000 से ज्यादा राशन डीलर हैं जो गोदामों में धर्मकांटे नहीं लगे होने के कारण अब मुखर है। आरोप है कि राशन गोदामों में ही घट तौली चल रही है। वैसे देहरादून में 2 राशन गोदाम है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर गोदाम में 5 इलेक्ट्रिक वेट मशीन और गूलर घाटी के गोदाम में 2 वेट मशीन है। इसके अलावा 2 प्राइवेट धर्मकांटे में भी राशन तौलने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद डीलर्स का आरोप है कि 50 किलो के राशन के बोरे में 5 किलो तक राशन कम होता है, जिसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। हमें बिना तोले राशन दिया जाता है, हर कट्टे में राशन कम होता है, तो उस पर भी विभाग द्वारा माननीय मंत्री जी को तो हमेशा आश्वासन दे देते हैं। मंत्री जी की बैठक में उनके सामने कह देते हैं कि हम इस पर परीक्षण करवाएंगे, लेकिन आज तक हमारे विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई परीक्षण नहीं किया गया है और न उस पर कोई विचार विमर्श किया गया है। हमें पोस्ट मशीन से एक दाना तोल के हम देते हैं, लेकिन हमें जो गोदाम से कोई भी बोरी तोल के नहीं दी जाती है, जिस कारण कई ग्राहक हमारे राशन से वंचित भी रह जाते हैं।
दरअसल पिछले 2 साल से राशन के बोरे अब सीधे डीलर के ऑफिस पहुंचाए जा रहे हैं, यानी अब उन्हें गोदाम में आकर खुद राशन नहीं भरवाना पड़ता। वहीं लाखों के राशन के घपले का मुद्दा मंत्री से लेकर अधिकारियों के सामने भी आया है, जिस पर मंत्री कहती हैं कि कई जगह पर धर्मकांटे की लिमिटेशन है। खाद्य गोदाम हैं, उन खाद्य गोदामों में धर्मकांटे लगना या इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगना, इसके निर्देश हमारे द्वारा पूर्व में भी दिए गए हैं। खाद्य गोदाम अपनी अपनी कैपेसिटी के हैं, क्योंकि धर्मकांटे पूरी तरीके से एक ट्रक आता है और उसमें लोड होता है, तो उसके लिए कितना एरिया चाहिए, जहाँ जहाँ इसकी संभावनाएं हैं वहाँ उसको करे जाने का निर्देश है। और नहीं तो अधिकतर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो स्थापित किए गए हैं। अगर आरोप सही है तो सीधे गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन पर ये डाका है, जिसकी जांच होना जरूरी है। और नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे वो अधिकारी भी जांच के दायरे में आने चाहिए, जो शिकायतों के बाद भी मामले को हल्के में लेते रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती संगलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में बड़कोट के स्वामी विवेकानंद अस्पताल के पास उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक से गुलदार मेडिकल स्टोर में घुस गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी आया है। बताया जा रहा है कि गुलदार को मेडिकल स्टोर में घुसता देखकर स्टोर के मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी और झटके से दुकान का शटर भी बंद कर दिया। सूचना पर वन विभाग और पुलिस पहुंचे हैं और रेस्क्यू अभियान चलाकर गुलदार को सुरक्षित निकालकर जंगल में छोड़ा। इलाके में गुलदार दिखने से स्थानीय लोगों में काफी डर है। नैनीताल में बिताल घाट के किसानों ने विरोध का अनोखा अंदाज दिखाया और साल 2021 से बंद पड़ी नहरों में पानी न देने के लिए किसानों ने विरोध किया। साथ ही किसानों ने टैंकरों से पानी नहरों में डाला है। किसानों की मांग है, खेतों में इस समय बुआई का वक्त है, लेकिन सिंचाई विभाग उनको पानी नहीं दे रहा है। बिताल घाट के इन किसानों ने अपनी उपेक्षा का भी आरोप लगाया। साथ ही पानी नहीं देने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि बिताल घाट इलाका मसालों के साथ दाल और गेहूं और बासमती चावल का उत्पादन करने के लिए भी जाना जाता है। और बाकी हम क्या कहें, हमें पानी बहुत शीघ्र चाहिए। कैसे अगर पानी जल्दी चाहिए, पानी अगर जल्दी नहीं आए फिर हम लोग हंगामा करेंगे, सारी जनता आएगी, धरना करेंगे। आज मुझे मांगने के लिए जाना पड़ रहा है, सब्जी दे दो। कहाँ जाऊँ? मेरे पास इतनी खेती है, भगवान की कृपा से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आज मेरे को खाने के लिए प्याज दूसरी के वहाँ जाना पड़ा है। उत्तराखंड में पलायन को लेकर पिछले 25 साल से चर्चा जारी है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के विशेष सत्र में भी ये मुद्दा गूंजा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पलायन सिर्फ उत्तराखंड की नहीं बल्कि पूरे देश की हकीकत है, चाहे राज्य के भीतर हो या बाहर। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पलायन को लेकर सामाजिक और सियासी दोनों स्तर पर चिंता जताई जा रही है। पहाड़ों से मैदान तक, गांव से शहरों तक लोग बेहतर रोजगार, ढांचा और जीवन स्तर की तलाश में अपना घर छोड़ते जा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक देश भर में पलायन की दर करीब 29% है। रिपोर्ट बताती है कि लगभग 40 करोड़ लोग देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर चुके हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का मानना है कि अल्मोड़ा और पौड़ी जैसे जिले पलायन से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, लेकिन इन्हीं जिलों से कई बड़ी हस्तियां देश को मिली हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लोग अपनी तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खुशहाली के लिए जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां जाता है। इसको आप इसके लिए कोई कानून आप बनाओगे तो नहीं रोक सकते। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का मानना है कि पलायन हमेशा बुरा नहीं होता। उनके मुताबिक लोग जब बेहतरी की तलाश में आगे बढ़ते हैं तो ये विकास का संकेत है। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा से लेकर नारायण दत्त तिवारी, सीडीएस अनिल चौहान से लेकर देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत समेत कई नाम गिनाए, जिन्होंने उत्तराखंड से निकलने के बाद देश में अपना मुकाम हासिल किया। तो हमको उत्तराखंड को इस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि जो मजबूरी में किया गया पलायन है, जो पुश फैक्टर, जो जबरदस्ती आदमी को बाहर धकेला, वो जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मजबूरी में जा रहा है,
उस पर हमको अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। उन लोगों को हमको वो परिस्थितियाँ वहाँ पर देनी पड़ेंगी कि उनको मजबूरी में पलायन न करना पड़े, उनके रोजगार की व्यवस्था वहाँ हो सके, उनकी चिकित्सा सुविधाएं वहाँ ठीक हो सके, उनके बच्चों का एजुकेशन वहाँ ठीक हो सके, जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उसका लाभ उनको मिल सके, ताकि वो मजबूरी में पलायन न करें। अगर बेहतरी के लिए करते तो उसका स्वागत होना चाहिए, क्या दिक्कत है। उत्तराखंड की राजधानी में भी पलायन की झलक दिखती है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत और विजय बहुगुणा ये सभी अपने मूल इलाकों से पलायन करके आगे बढ़े हैं। पलायन को लेकर उत्तराखंड में चिंता जरूर है, लेकिन आंकड़े साबित करते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की है, जहां लोग अवसरों की तलाश में सीमाएं पार करते रहते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कार पलट गई है। हादसे में 6 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। पांडुकेश्वर चौकी के पास यह हादसा हुआ। रुड़की में पिरान कलियर में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कारोबारी से 30 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हरिद्वार के श्यामपुर पुलिस ने 3 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। ये तीनों ढोंगी मंदिरों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को जादू टोना और तंत्र मंत्र का झांसा देकर उनसे ठगी का प्रयास कर रहे थे। रुड़की के गंग नहर इलाके में चाकू से युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका। नैनीताल सूखाताल के सौंदर्यीकरण मामले में हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। कोर्ट ने 17 नवंबर को पूरे मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने राज्य के 25 साल के सफर को बेहतरीन बताया। आर्य का कहना है कि इन सालों में जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर किया गया है, वहां उनका विकास भी हुआ। रामनगर में पेंशनर्स को जागरूक करने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। पेंशनर्स को साइबर फ्रॉड से बचने के बारे में बताया गया। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को पीजी के लिए 35 सीटों को मान्यता मिल गई है। पीजी की 35 सीटों पर एडमिशन भी शुरू हो गया है। चमोली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर गोपेश्वर कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय गीत का गायन किया गया। उत्तरकाशी में पुलिस लाइन को जोड़ने वाली सड़क का बजट मिलने के बाद भी सड़क ठीक नहीं हुई। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 15 नवंबर से राजाजी टाइगर रिजर्व व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। पार्क प्रशासन इन दिनों तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। देखिए राजाजी टाइगर रिजर्व से ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का वो इलाका जहां बाघ, हाथी, गुलदार, हिरन जैसे दर्जनों वन्य जीवों को नजदीक से देखने का मौका मिलता है। 15 नवंबर से पार्क के सभी गेट सैलानियों के लिए खुलने जा रहे हैं। देहरादून जिले में मोहंड और मोतीचूर, हरिद्वार में रानीपुर और ऋषिकेश में चीला गेट से पर्यटक पार्क में प्रवेश कर सकेंगे। इस समय पार्क प्रशासन ट्रैक रूट्स और पर्यटक सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। पार्क के टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बुक किए जा सकते हैं। एंट्री का समय सुबह 6:30 बजे से शाम 5:30 तक रहेगा। 15 नवंबर को कॉर्बेट एवं राजाजी ये दोनों हमारा पार्क, जिसको टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है, वो खुलने जा रहा है। हम बहुत एक्साइटेड है और हमने सभी टूरिस्ट को आपका चैनल के माध्यम से मैं ये अच्छा संवाद देना चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड में आइए और यहाँ पर जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ एवं फॉरेस्ट इसको देखने के लिए आ सकते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व में फिलहाल 311 हाथी और 54 बाघ मौजूद हैं। पार्क के वेस्टर्न जोन में हाल के वर्षों में 5 टाइगर ट्रांसलोकेट किए गए हैं। मोतीचूर और मोहंड में हाईवे पर अंडरपास बनने के बाद वन्यजीवों की आवाजाही भी पहले से ज्यादा सुगम हुई है। जानवरों की सुरक्षा और पर्यटकों की सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए पार्क में कड़े प्रबंध किए गए हैं। बीते सालों में राजाजी टाइगर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है और इसके पीछे रहा है राजाजी टाइगर रिजर्व में टाइगर ट्रांसलोकेशन।
बीते सालों में राजाजी टाइगर रिजर्व को करीब 5 करोड़ का राजस्व यहाँ पर पर्यटकों से प्राप्त हुआ है। जिस हिस्से में मैं हूँ ये राजा जी की मोतीचूर रेंज है। ये रेंज इसलिए भी खासे तौर पर महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हाल के वर्षों में टाइगर ट्रांसलोकेशन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न की गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पार्क के इसी हिस्से में 5 टाइगर्स को लाया गया जो यहाँ पर मौजूद हैं। और यदि आप मोतीचूर रेंज में घूमने आते हैं तो यहाँ पर आपको लेपर्ड के साथ साथ टाइगर्स और अलग अलग प्रकार के वाइल्ड लाइफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो जो हमारा मोहन रेंज है, मोहन गेट चिलावाली रेंज में जो पड़ता है, वो लेपर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस हो चुका है। इनफैक्ट लोग आप उस एरिया को अभी काबिनी ऑफ द नॉर्थ भी नाम देके उसको मार्केटिंग भी कर रहा है। तो वहाँ पे लेपर्ड साइटिंग के लिए वो एरिया एक खास रेप्यूटेशन बना लिया है। दूसरा एलिफेंट्स का साइटिंग है, टाइगर्स के लिए है तो चिला उस एरिया में इट इज फेमस फॉर टाइगर साइटिंग्स। पार्क में बढ़ती सैलानियों की आमद से राजाजी टाइगर रिजर्व को अच्छा खासा राजस्व भी मिल रहा है। पिछले वर्ष पार्क प्रशासन को 5.5 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ था। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश में शिव पार्वती मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। पूरे धार्मिक विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट बंद किए गए। अब अगले साल मई में फिर से कपाट खोले जाएंगे। इस दौरान मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। आदि कैलाश क्षेत्र करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस क्षेत्र में अभी से बर्फबारी होने लग गई है। आदि कैलाश के कपाट खुलेंगे और जितने भी श्रद्धालु हैं सबको भोलेनाथ का आशीर्वाद और पार्वती माता के वहाँ दर्शन के लिए आइएगा हर साल। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस दौरान स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। समारोह में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल हुए। सतपाल महाराज ने कहा, वंदे मातरम गीत ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वंदे मातरम गीत ने बड़ी प्रेरणा दी। अंग्रेज जब अपना दमन चक्र चला रहे थे तो इस गीत ने उनकी चूल्हें हिला दी थी। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने फांसी के फंदे को चूम करके गले पे लगाया और उनके मुंह से एक ही नारा निकलता था, एक ही मंत्र निकलता था, वंदे मातरम। तो देश को एकता के रूप में जो पिरोने वाला मंत्र था वो वंदे मातरम था। उत्तराखंड में लंबे समय से लटकी 44 जल विद्युत परियोजनाओं पर आखिरकार हलचल शुरू हो गई है। केंद्र से राज्य में इनमें से 7 परियोजनाओं के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं पर UJVNL ने 2030 तक का ऊर्जा रोड मैप तैयार किया। इसके तहत न सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ेगा बल्कि उत्तराखंड ऊर्जा सरप्लस राज्य बनने की ओर बड़ा कदम बढ़ा चुका है। उत्तराखंड में लंबे समय से लटकी 44 जल विद्युत परियोजनाओं में से उत्तराखंड को 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। इनमें बावला नंद प्रयाग, देवसारी, भ्यूडर गंगा, झालाकोटी, उर्गम 2, विलंगना 2 और मलखेत परियोजनाएं शामिल हैं। इन 7 परियोजनाओं से राज्य को करीब 650 मेगावाट बिजली उत्पादन की उम्मीद है, जबकि 23 परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। वहीं कुछ परियोजनाएं केंद्रीय जल मंत्रालय की आपत्ति के बाद रुकी हुई हैं। 44 परियोजनाएं इस समय स्थगित हैं। इन 44 परियोजनाओं में से 23 परियोजनाओं को रोकने के बारे में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से रोकना उचित माना गया। जो पर्यावरण मंत्रालय ने एक आदरणीय उच्चतम न्यायालय के कहने पर एक कमेटी बनाई, एक्सपर्ट बॉडी, उन्होंने रिकमेंड किया कि 23 परियोजनाओं को ड्रॉप कर दिया जाए और 21 परियोजनाओं को ही संचालित किया जाए या निर्माण किया जाए। उत्तराखंड जल विद्युत निगम के पास तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है और UJVNL ने अगले 5 साल यानी कि 2030 तक का रोड मैप तैयार किया है, जिसमें करीब 1500 मेगावाट और बिजली उत्पादन के लिए नई जल विद्युत परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।
इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स पर 2026 से काम शुरू हो जाएगा और इसी के साथ ही UJVNL बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है ताकि राज्य में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। 2030 तक उत्तराखंड राज्य को पावर सरप्लस बनाना, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और अगले 5 वर्षों में हम करीब 1500 मेगावाट की परियोजनाओं को और कमीशन कर लेंगे, जिसके पश्चात उत्तराखंड राज्य भी पावर सरप्लस हो जाएगा। UJVNL का दावा है कि 2030 तक उत्तराखंड बिजली के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा, यानी राज्य को बाजार से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उत्तराखंड दूसरे राज्यों को बिजली बेचने की स्थिति में आ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।